सॉरी। चलिए बेटा, तो 2-3 पॉइंट्स बाकी हमारे सेट्स से रिलेटेड जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। एक है डी मॉर्गन्स लॉ, फिर है डिफरेंस ऑफ सेट्स, एंड तीसरा है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स। कार्डिनलिटी के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ठीक है। तो अभी करना क्या है, हमें सबसे पहले देखेंगे डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, फिर हम लोग देखेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, और फिर उसके बाद में देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है डिफरेंस ऑफ सेट्स। अच्छा, डी मॉर्गन्स लॉ सबसे पहले देखना है हमें। तो डी मॉर्गन्स लॉ शायद आप लोगों ने स्कूल के अंदर देखा है कि नहीं, मुझे पता नहीं, जो भी लोगों ने सेट्स पढ़ा होगा स्कूल में। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है बेटा? डी मॉर्गन्स लॉ, इसके अंदर एक चीज आपको समझनी है कि मान लेते हैं कि आपके पास दो सेट्स है, और वो दो सेट्स जो है वो सबसेट है किसी एक सेट के, तो अपने आप वो सेट यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि लेट ए एंड बी बी टू सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट, ऑफ यूनिवर्सल सेट मतलब किसी एक सेट के ये दोनों भी सबसेट है, ए एंड बी, ठीक है। तभी जाके आप डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर सकते हो। रीजन ये है क्योंकि डी मॉर्गन्स लॉ में कॉम्प्लीमेंट वाला सीन आ रहा है, और हमें पता है किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट तभी बताया जा सकता है जब उसके अंदर यूनिवर्सल सेट का इन्वॉल्वमेंट हो। मैंने अगर आपके सामने एक सेट लिख दिया ए, और मैंने कहा कि बेटा इस ए का मुझे कॉम्प्लीमेंट बताइए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? ए डैश से हम लोग डिनोट करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ए का कॉम्प्लीमेंट मुझे बताइए, तो आप लोग मुझे पूछेंगे कि सर पहले हमें यूनिवर्सल सेट तो बताइए, है ना। क्योंकि यूनिवर्सल सेट अगर आपको पता है तभी जाके तो आप किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए अगर डी मॉर्गन्स लॉ की बात आती है तो उसमें यूनिवर्सल सेट का इन्वॉल्वमेंट होता ही है। तो क्या होता है डी मॉर्गन्स लॉ? दो लॉज है। पहला तो लॉ है कि अगर आप ए यूनियन बी लेते हो और इसका यूनियन लेने के बाद में आप उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हो, तो ये बराबर होता है किसके? दोनों सेट के अपने अपने कॉम्प्लीमेंट और उसके इंटरसेक्शन के। मतलब ए यूनियन बी डैश इज नथिंग बट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और नंबर 2 की बात है, नंबर 2 जो रूल है दैट इज ए इंटरसेक्शन बी डैश अगर दिया है तो आप इसको ए डैश यूनियन बी डैश लिख सकते हो। तो इस लॉ को कहा जाता है बेटा डी मॉर्गन्स लॉ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हो क्या रहा है, ब्रैकेट के अंदर ए एंड बी ये जो दो सेट्स है इनका यूनियन लिया जा रहा है, और यूनियन भी तो एक सेट ही होता है। तो अगर आप दो सेट्स का यूनियन लेते हो और उसका अगर आप कॉम्प्लीमेंट लेना चाहते हो, तो ये जो भी सेट बन रहा है वो बराबर होता है इंडिविजुअल सेट्स के कॉम्प्लीमेंट लेके उसका इंटरसेक्शन लेना। तो डी मॉर्गन्स लॉ ध्यान में कैसे रखेंगे? एक बार दो सेट्स का यूनियन है उसका कॉम्प्लीमेंट लिया जाएगा, और एक बार दो सेट का इंटरसेक्शन है उसका कॉम्प्लीमेंट लिया जाएगा। जब आप यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो दोनों इंडिविजुअल सेट्स के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन उसके बराबर होता है। जब आप दो सेट्स के इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो वो उसके इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के बराबर होता है। मतलब जो भी अंदर सिंबल आ रहा है, ऑपरेशन आ रहा है, उसके विपरीत ऑपरेशन यहाँ पर है। जैसे यूनियन का विपरीत आप इंटरसेक्शन मान सकते हो। अगर अंदर यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन है, अगर अंदर इंटरसेक्शन है तो इधर यूनियन है। तो इस लॉ को कहा जाता है डी मॉर्गन्स लॉ। अब ऐसा ये जो डी मॉर्गन्स लॉ है इसको आप लोग प्रूव कर सकते हो बाय टेकिंग एनी एग्जांपल। आप आपके हिसाब से कोई भी सेट चुन लीजिए, एक यूनिवर्सल सेट डिफाइन कीजिए उनके लिए, और फिर आप इस डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव कर सकते हो। मैं क्या कह रहा हूँ, समझ रहे हो बात को? आप कोई भी दो सेट ले लेना। जैसे अब ये जो पहला वाला लॉ है इसको हमें प्रूव करना है, इन दोनों को भी हमें प्रूव करना है। चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं, ए यूनियन बी डैश इज नथिंग बट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। अब मुझे ये दो लॉज को प्रूव करना है। अब इनको प्रूव करने के लिए आप अपने मर्जी से कोई भी दो सेट्स ले लेना। आई बात समझ में? कोई भी दो सेट ले सकते हो, और यहां पर जरूरी ये है कि आप यूनिवर्सल सेट को डिफाइन करें। अगर आप यूनिवर्सल सेट को डिफाइन नहीं करते हो तो ये कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? तो आपको जो दो लॉज प्रूव करने हैं डी मॉर्गन्स लॉ, तो इसके लिए आपको दो सेट सबसे पहले तो लेने हैं ए एंड बी। आप याद रखना आप कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हो सेट के अंदर के, तो किसी भी दो सेट्स के लिए ये लॉ प्रूव होता है।
तो आपने ए सेट ले लिया जिसके अंदर एलिमेंट मैं ले रहा हूँ 1 2 3 4, और बी सेट मैं ले रहा हूँ जिसके अंदर मैंने एलिमेंट लिए हैं 3 4 5, ठीक है। अब मुझे यूनिवर्सल सेट डिफाइन करना है इन दो सेट्स के लिए। इन दो सेट्स के लिए अगर मैं यूनिवर्सल सेट को डिफाइन करना चाहता हूं तो यूनिवर्सल सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय यू, ठीक है, ये यू लेटर है, कैपिटल लेटर। सो यूनिवर्सल सेट इज ऑलवेज डिफाइंड बाय कैपिटल यू। और यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जो इन दोनों को भी अपने आप में समा लेता है। मतलब इन दोनों के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर आप लोग लिखेंगे। उससे ज्यादा लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे कम नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर इन दोनों के लिए मैं यूनिवर्सल सेट डिफाइन कर रहा हूं तो यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 एंड 5 मिनिमम इतने एलिमेंट तो होने ही चाहिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हो तो आप और एलिमेंट लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कम से कम ये दोनों भी सेट्स इन्वॉल्व हो जाए, इतना यूनिवर्सल सेट आपका बड़ा होना चाहिए। उससे अगर आप ज्यादा लेते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब ये आपने, अब मैंने ये लिया है, जरूरी नहीं आप ये ले, आप कोई भी सेट ले सकते हो, ठीक है। और इस तरीके से आप दो सेट लीजिए, यूनिवर्सल सेट डिफाइन कीजिए। उसके बाद में हमें ये चीज वेरीफाई करनी है, प्रूव करनी है कि क्या ये वेरीफाई हो सकता है किसी भी सेट के लिए। तो सबसे पहला वेरिफिकेशन में क्या होता है, आपके पास दो साइड्स दिख रहे हैं, इक्वल का साइन है तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट कीजिए, वो जो मिलता है वही अगर ये फाइंड आउट करने के बाद मिलता है, मैच करता है, तो हम लोग कहेंगे कि दिस लॉ इज प्रूव्ड फॉर एनी सेट। किसी भी सेट के लिए ये लॉ प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहला वाला जो डी मॉर्गन लॉ है, इसको प्रूव करने के लिए हम लोग इसका LHS लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, A यूनियन B डैश है। सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा A यूनियन B। तो A यूनियन B क्या होता है आप लोगों को पता है। A यूनियन B का मतलब क्या, दोनों सेट के अंदर के एलिमेंट्स को इकट्ठा करना। तो पहले मैं A के एलिमेंट लिख देता हूँ 1 2 3 4। अब मुझे B के एलिमेंट्स लिखने हैं, लेकिन अगर कोई रिपीट हो रहा है तो उसको रिपीट नहीं होने देना है। जैसे B के अंदर 3 4 5 है तो 3 और 4 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो सिर्फ मैं 5 लिखूंगा। तो ये मेरा A यूनियन B आ चुका है। अब A यूनियन B मिला है तो इस पूरे, अब A यूनियन B भी तो क्या है, एक सेट ही तो है। तो इस A यूनियन B का मुझे क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट लिखना है। अब A यूनियन B ये एक सेट है और इसका अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो मैं कैसे लिखता हूं, तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखा जाता है, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर इस A यूनियन B के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको यूनिवर्सल सेट में से हटा के जितने बच जाते हैं वो होता है आपका A यूनियन B डैश। कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट का क्या मतलब है कि इस सेट का आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो तो यूनिवर्सल सेट में इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स बचते हैं वो उसके कॉम्प्लीमेंट में आते हैं। ये चीज मैंने पहले ही बताई है। तो A यूनियन B डैश में कौन कौन रहेगा, 1 2 3 4 5 है A यूनियन B में, तो यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 4 5 को छोड़ देना है, बचा हुआ कौन है 6 7। अगर मान लो कोई बंदा यूनिवर्सल सेट जो है वो 1 2 3 4 5 तक ही रखता और A यूनियन B डैश फिर आपको निकालना होता तो वो एम्प्टी सेट आता। क्या कह रहे हो, समझ रहे हो आप। अभी मेरे पास A यूनियन B के अंदर ये 5 एलिमेंट आ चुके हैं और मुझे फाइंड आउट करना है A यूनियन B डैश, मतलब मुझे इस सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट चाहिए। अब कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है, जिस भी सेट का आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो यूनिवर्सल सेट में से हटाए जाते हैं। अब मान लो मेरा यूनिवर्सल सेट इतना ही होता तो ये सारे के सारे एलिमेंट में हटा देता तो कौन बचता, एम्प्टी सेट बचता। तो एम्प्टी सेट इसका कॉम्प्लीमेंट होता, लेकिन क्योंकि मैंने यूनिवर्सल सेट ये ले रखा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये आ गया मेरा A यूनियन B डैश। तो LHS क्या मिल गया मुझे 6 7। तो A यूनियन B डैश मैंने फाइंड आउट किया है, जो मुझे ये वाला सेट मिल चुका है। अब मैं क्या करूंगा, जो राइट हैंड साइड है उसको मैं फाइंड आउट करूंगा। तो राइट हैंड साइड क्या है मेरा, राइट हैंड साइड है A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो सबसे पहले मुझे A डैश निकालना पड़ेगा, फिर मुझे B डैश निकालना पड़ेगा, फिर मुझे दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। तो A डैश कैसे निकलेगा, अगर ये A है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा बेटा, A डैश क्या आएगा। तो A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको यूनिवर्सल सेट से हटा दो तो आपको A डैश मिलेगा। तो 1 2 3 4 को अगर मैं यूनिवर्सल सेट से हटा देता हूं तो कौन बचता है 5 6 7। तो A डैश आपको मिलेगा 5 6 7। फिर आपको B डैश भी फाइंड आउट करना है। तो B डैश क्या मिलेगा आपको, कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। B के अंदर कितने एलिमेंट है 3 4 5, तो आपको यूनिवर्सल सेट से 3 4 5 को हटाना है। तो 1 2 6 7 ये 4 बचे रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका B डैश बन गया। तो A डैश और B डैश आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आपको क्या करना है, A डैश और B डैश ये दो सेट का इंटरसेक्शन निकालना है।
तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो कौन कौन कॉमन है, इनमें सिर्फ 6 एंड 7 है। तो क्या समझ में आया आपके, इन दोनों से हमें समझ में आता है कि ए यूनियन बी होल डैश, मतलब ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट आता है वही आपको ए डैश एंड बी डैश का, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का सेट मिल रहा है, वही वैल्यू आ रहा है, मतलब दोनों भी सेट सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि दिस सेट इज इक्वल टू दिस सेट, मतलब ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये, अब ये जो मैंने प्रूव किया है इसमें आप एक बात समझिए कि ये जो मैंने सेट्स लिए थे ये मैंने अपने मन से कोई भी सेट लिए थे, मतलब आप दुनिया का कोई भी सेट बना दो, आपकी मर्जी, जैसा मर्जी आप सेट बनाना, उन सेट्स के लिए ये दोनों भी लॉज वैलिड है। वहां पर कोई कंडीशन नहीं कि आपने एम्प्टी सेट ही क्यों लिया या फिर और कोई दूसरा सेट लिया, आपको जो मर्जी दो सेट्स ले लो और आप उसके लिए यूनिवर्सल सेट डिफाइन कर दो ढंग से। यूनिवर्सल सेट डिफाइन करने का मतलब क्या कि आपने जो भी दो सेट लिए हैं वो दोनों के दोनों पूरे तरीके से उस सेट में समा जाने चाहिए, उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो यूनिवर्सल सेट अगर आप गलत डिफाइन करते हो तो फिर मैं गारंटी नहीं दूंगा कि ये लॉज वैलिड होगे कि नहीं होगे, समझ रहे हो बात को। तो इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने अभी डी मॉर्गन्स लॉ फर्स्ट प्रूव किया है उसी तरीके से आप सेकंड वेरीफाई करके खुद देख सकते हो। तो वेरिफिकेशन में कुछ नहीं होता, वेरिफिकेशन में क्या करना होता है, या तो आप अपने मर्जी से सेट्स ले लो या फिर जो भी सेट्स दिए हैं उसमें वो ऑपरेशंस को करके देख लो कि वो वेरीफाई होता है कि नहीं, ठीक है। तो बस ये दोनों रूल्स अच्छे से याद रखना जिनको डी मॉर्गन्स लॉ कहा है कि ए यूनियन बी डैश इक्वल होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश से। यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ पूरे का कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ सेपरेट सेट्स का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। यहाँ ए इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन है, और यहाँ पूरे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ सेपरेट दोनों सेट्स का कॉम्प्लीमेंट है। तो ये फर्क है, मतलब इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। तो डी मॉर्गन्स लॉ मैंने आपको बता दिया है, आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे। फिर इसके बाद में सेकंड लॉ जो है आप खुद वेरीफाई कर सकते हो अपने मर्जी से कोई भी दो सेट्स लेकर। इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेट के अंदर, दैट इज डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, बेसिकली ये जो कॉम्प्लीमेंट लिखने का तरीका है ना, ये डिफरेंस ही है एक तरीके से। जब हम कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं ना किसी भी सेट का तो हम लोग बेसिकली डिफरेंस ही लिख रहे होते हैं, लेकिन अभी आपको समझेगा। देखिए हमें लिखना है डिफरेंस ऑफ टू सेट, तो मैं दो सेट सबसे पहले तो ले लेता हूँ। ए सेट लेता हूँ जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, और मैं बी सेट लिख रहा हूँ जिसके अंदर एलिमेंट्स है 4 5 6 7, ठीक है। आप कुछ भी सेट्स ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं और 2-3 एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। तो मुझे फाइंड आउट करना है बेटा ए माइनस बी, इसका क्या मतलब होता है, ए सेट में से आप बी सेट को, ए एंड बी इन दोनों सेट का डिफरेंस निकाल रहे हो। लेकिन सवाल यह है कि जैसे हम न्यूमेरिकल्स में डिफरेंस निकालते हैं क्या ये उस तरीके का है, क्योंकि यहां पर तो डिफरेंस निकालना है मतलब कोई सब्ट्रैक्शन वगैरह नहीं करना है। तो बेसिकली करना क्या होता है, दो सेट का डिफरेंस आप लोग कैसे लिखते हो, ए सेट है मेरे पास जिसके अंदर 4 एलिमेंट दिए हैं, बी सेट है जिसके अंदर 4 एलिमेंट दिए हैं, और मुझे फाइंड आउट करना है ए माइनस बी। तो कैसे लिखेंगे, ए बेसिकली डिफरेंस आप करते हो तभी भी वो सेट ही होता है। अगर मैं ए माइनस बी लिख रहा हूं तो वो भी एक सेट ही है, लेकिन लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, देखिए मुझे ए माइनस बी लिखना है ना, तो पहले मैं ए सेट लिख देता हूं 1 2 3 4, माइनस बी सेट क्या है 4 5 6 7, ये बी सेट है, ठीक है। आपने ए सेट लिख दिया माइनस बी सेट। अब करना क्या है, ऐसा थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए कि आपको ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे कर सकते हो आप, तो ए के अंदर ऐसे एलिमेंट ढूंढिए जो बी के अंदर भी मौजूद है। तो ए के अंदर 1 2 3 4 है, तो इनमें से कोई आपको बी के अंदर दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है। तो बस ये जब आप ए माइनस बी फाइंड आउट कर रहे हो तो ए सेट में से ऐसे एलिमेंट्स हटा दीजिए जो बी में मौजूद है। क्या कहा मैंने, ए सेट में से ऐसे एलिमेंट हटा दीजिए जो बी में मौजूद है। तो इसका मतलब क्या बचेगा आपके पास 1 2 3, क्योंकि ए सेट में मेरे पास 4 मौजूद था जो बी के अंदर अवेलेबल है। तो ए माइनस बी क्या बन गया, 1 2 3 बन गया। अब अगर मान लीजिए कि आपको बी माइनस ए फाइंड आउट करना है, तो पहले बी सेट लिखिए 4 5 6 7, और आपको इसमें से ए सेट सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसा मान लेते हैं। तो अब आप देखिए बी माइनस ए फाइंड आउट करना है, तो क्या करना है, बी के अंदर के ऐसे एलिमेंट ढूंढने हैं जो ए के अंदर मौजूद है और उनको हटा देना है। अब बी के अंदर ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जो ए के अंदर भी दिखाई दे रहे हैं, तो एक ही एलिमेंट है 4, तो उसको बी में से हटाना है, इसको बी में से हटाना है। तो बचा कौन बी में, 5 6 7, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सॉरी,
ये हो गया हमारा b माइनस ए। ठीक है, तो a माइनस बी आपने फाइंड आउट कर लिया, b माइनस ए आपने फाइंड आउट कर लिया। अब थोड़ी देर के लिए ऐसा करते हैं कि हम लोग थोड़ा सा सेट अलग तरीके से लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि a मेरा सेट है 1 2 3 4 और b मैंने डिफाइन किया 5 6 7। अब इन दो सेट्स के लिए मैं a माइनस बी फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो कैसा आएगा a माइनस बी? तो a सेट मैं पहले लिख लेता हूं 1 2 3 4 माइनस b सेट मैंने लिख दिया 5 6 7। ठीक है, अब मुझे a माइनस बी लिखना है। अब a माइनस बी मैं लिखता कैसे हूं? तो पहले सेट के अंदर मैं ऐसे एलिमेंट ढूंढ रहा हूं जो दूसरे सेट में भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो क्या कोई ऐसा नंबर आपको पहले सेट में दिख रहा है कि जो दूसरे सेट में भी है? एक भी नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में आपका a माइनस बी क्या रहेगा? 1 2 3 4 ही रहेगा, किसी को हटाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। समझ रहे हो बात को? आप a माइनस बी करते हो मतलब a सेट में से, पहले सेट में से ऐसे एलिमेंट्स हटा देने हैं जो दूसरे सेट में अवेलेबल है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि आपको a माइनस बी तो लिखना है, लेकिन a के अंदर आपको ऐसा एक भी नंबर नहीं मिल रहा जो b के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में a सेट पूरा का पूरा आ जाएगा। तो आप दूसरे तरीके से इसको कैसे सोच सकते हो? अगर दो सेट आपस में डिसजॉइंट होते हैं, दो सेट अगर आपस में डिसजॉइंट होते हैं, जैसे यहां पर a एंड b बोथ आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है? दोनों का इंटरसेक्शन फाई आ रहा है, मतलब दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो अब जब दो सेट्स डिसजॉइंट सेट्स होते हैं मतलब दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, तो ऐसे सिचुएशन में जब आप a माइनस बी निकालने जा रहे हो तो आपको वो आंसर मिलेगा a सेट, और अगर आप b माइनस ए निकालने जा रहे हो तो आंसर आपको रहेगा b, क्योंकि दोनों डिसजॉइंट है। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि अगर आपके पास दो डिसजॉइंट सेट है तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? a में से b को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आंसर में a सेट आएगा, b में से a को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आंसर में b आएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा बेटा सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सेट्स। अब जो मैंने आपको सब्ट्रैक्शन के बारे में बताया है, दो सेट का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, तो इसमें आप अपने मर्जी से कोई भी सेट्स लेकर आप खुद करके देख सकते हो। अब इसमें मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताया। हम लोग कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखते हैं? कॉम्प्लीमेंट में हम लोग सब्ट्रैक्शन ही तो करते हैं। कैसे? देखिए, अब a सेट है मेरे पास, b सेट है, तो यूनिवर्सल सेट में डिफाइन कर देता हूँ। यूनिवर्सल सेट में हम लोग लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है इन दो सेट के लिए। अब जैसे मान लो मुझे a डैश लिखना है, तो a डैश बेसिकली होता क्या है पता है आपको? a डैश क्या होता है? a डैश मतलब ऐसा सेट होता है कि जिसके अंदर ऐसे एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट के कि जो a के अंदर नहीं है। मतलब बेसिकली a डैश होता है u माइनस a, यूनिवर्सल सेट माइनस a होता है। समझ रहे हो बात को? a डैश क्या होता है? यूनिवर्सल सेट माइनस a होता है। यूनिवर्सल सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके यूनिवर्सल सेट के अंदर के एलिमेंट्स है। और आपको इसमें से किसको हटाना है? a के अंदर के एलिमेंट्स को हटाना है, दैट इज 1 2 3 4 को। यही होता है ना आपका a डैश। आप a डैश कैसे लिखते हो? कॉम्प्लीमेंट ऑफ a सेट कैसे लिखते हो? तो यूनिवर्सल सेट में से a सेट के एलिमेंट हटाने हैं। तो अब यूनिवर्सल सेट में ऐसे कौन से एलिमेंट है जो a सेट के अंदर अवेलेबल है? तो 1 2 3 4, इसको हटा दिया तो बचा क्या आपके पास? 5 6 7 8। तो बेसिकली जब आप किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लिखते हो मतलब आप क्या लिखते हो? आप यूनिवर्सल सेट से दिए गए सेट को सब्ट्रैक्ट करते हो, डिफरेंस लेते हो, तब जाके आपको उसका कॉम्प्लीमेंट मिलता है। समझ में आ रही बात? अगर समझ रहे हो तो इसके ऊपर आपको सोचना है, खुद एग्जाम्पल लेके देखना है। ठीक है, और कुछ दिक्कत आती है तो पूछना भी है। तो ये हो गया बेटा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के बारे में। तो मैंने इसके पहले डी मॉर्गन्स लॉ आपको बताया, डिफरेंस ऑफ टू सेट बताया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ सेट। सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या होता है? सेट के अंदर कितने नंबर्स, कितने एलिमेंट्स मौजूद है उसको हम लोग कहते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ गिवन सेट। ठीक है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो एग्जाम्पल को सॉल्व करते वक्त हमें यूज में आती है, दैट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी, n of A union B is equals to n of A plus n of B minus n of A intersection B। n of A union B का मतलब क्या? आपके पास दो सेट है A एंड B। A यूनियन B का मतलब क्या होता है? ऐसा सेट कि जिसके अंदर A और B के अंदर के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो A यूनियन B के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B। तो ये कैसे फाइंड आउट किया जाए? तो वो इसके बराबर होता है।
अब आप लोग इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर सकते हो खुद भी। जैसे मान लेते कि हमारे पास दो सेट है ए एंड बी, ठीक है। तो ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है, थोड़ी देर के लिए कंसिडर कर लेते कि ए सेट के अंदर एक्स एलिमेंट मौजूद है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट आर एक्स। फिर बी सेट है आपके पास, उसके अंदर आपके पास स्मॉल वाई जितने एलिमेंट्स मौजूद है, ठीक है। और इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, तो इसके अंदर आपके पास z एलिमेंट्स मौजूद है, ठीक है। अब अगर आप इसको वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे तो ए सेट है आपके पास, बी सेट है, और इनमें मैंने कॉमन पोर्शन क्यों लिया है, ये ए सेट है और ये बी सेट है, इन दोनों में कितने नंबर्स कॉमन है, z एलिमेंट्स कॉमन है। अब ये पूरा ए सेट है, ठीक है। इस ए सेट में, पूरे ए सेट में कितने एलिमेंट्स है, टोटल x एलिमेंट है, मतलब ये जो सर्कल मैंने ए के लिए निकाला इसमें पूरे x एलिमेंट है, लेकिन उस x में से z एलिमेंट यहां पर भी है, तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, x माइनस z। समझ रहे हो बात को, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कितने हैं, z। तो इस सर्कल का z जितने एलिमेंट तो इधर आ गए, पूरे सर्कल में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, x एलिमेंट प्रेजेंट है। तो ये जो सिर्फ a वाला पार्ट है, सिर्फ a के अंदर कितने, सिर्फ a के अंदर, कॉमन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ a में x माइनस z रहेंगे, इसमें तो z एलिमेंट्स है, और इधर कितने रहेंगे, इस पूरे के अंदर y एलिमेंट्स है, तो ये जो शेडेड पोर्शन है इसके अंदर y माइनस z बचेंगे। तो अगर आप लोगों को n ऑफ a यूनियन b लिखना है तो n ऑफ a यूनियन b कैसे लिखा जाएगा, देखिए n ऑफ a यूनियन b का मतलब क्या होगा, n ऑफ a के अंदर कितने एलिमेंट है, x है, n ऑफ b के अंदर कितने एलिमेंट है, y है, तो n ऑफ a यूनियन b क्या होगा, n ऑफ, ये राइट हैंड साइड को अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो n ऑफ a का वैल्यू है हमारे पास x माइनस z, n ऑफ b का वैल्यू है z, एंड माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b का वैल्यू है y प्लस z, ठीक है। एक सेकंड, हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर एग्जांपल लेके इसको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम कोई भी एक सेट ले लेते हैं जिससे हम लोग ये चीज़, ये जो फॉर्मूला ये वेरीफाई होता है कि नहीं, इसको देखेंगे, ठीक है। तो ए सेट है मेरे पास जिसके अंदर मैं एलिमेंट फिर से लूंगा 1 2 3, बी सेट के अंदर मैं एलिमेंट्स लेने वाला हूँ, कुछ भी ले लो ए बी सी, ठीक है। एक हाथ कॉमन एलिमेंट भी ले लेते हैं, 1 ले लेता हूँ इसके अंदर। अब मुझे क्लियरली दिख रहा है ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो n ऑफ ए इज इक्वल टू मैं लिखूंगा 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है। बी के अंदर कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट लिख रहा हूँ 4। अब मैं ए यूनियन बी लिखूंगा, ए यूनियन बी क्या होता है, दोनों सेट के अंदर जितने एलिमेंट है उनको इकट्ठा करके लिखना है, तो 1 2 3 मैंने लिखा, फिर ए बी सी लिखा। अब 1 को रिपीटेडली लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि सेट के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। तो ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी सेट आर 6। ए यूनियन बी सेट के अंदर कितने एलिमेंट दिख रहे हैं, 6 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट दिख रहे हैं, 6 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये जो फॉर्मूला बनाया गया है ये सही है या नहीं, ये हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। तो अगर बात करेंगे यहाँ पर आप, हमें ए इंटरसेक्शन बी की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे हमने ए यूनियन बी फाइंड आउट किया तो ए इंटरसेक्शन बी भी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, इन दो सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं, तो 1 इन दोनों में कॉमन है तो एक ही एलिमेंट आएगा। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं आपके पास, 1, सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 1 ही है। अब आप लोग लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, LHS क्या है, 6 है, n ऑफ ए यूनियन बी कितना है, 6 है, तो क्या राइट हैंड साइड में भी आपको 6 मिल रहा है, देखेंगे n ऑफ ए कितना है 3 प्लस n ऑफ बी कितना है 4 और n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1, तो 3 प्लस 4 7, 7 माइनस 1 कितना मिल रहा है आपको 6, तो n ऑफ ए यूनियन बी भी 6 है और राइट हैंड साइड भी 6 है। मतलब आप ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो जब आपको n ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट दे आगे क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग कि जिसके अंदर हमें ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत पड़ सकती है। तो क्या समझ में आया हमारे कि n ऑफ ए यूनियन बी इज नथिंग बट व्हाट, n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिकली सोचेंगे तो भी आपको समझ में आएगा कि अगर आपके पास दो सेट दिए हैं और आप उन दो सेट का यूनियन लिखते हो, मतलब क्या करते हो, आप दोनों सेट के अंदर के एलिमेंट्स को एक साथ लाते हो, लेकिन
उसके अंदर होता क्या है कि जो दो सेट दिए हैं उनमें जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उनको आप रिपीटेडली नहीं लिखते हो। इसलिए जब मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी की बात करता हूं तो मैं ए के अंदर जितने एलिमेंट है और बी के अंदर जितने एलिमेंट है उनको ऐड कर देता हूं, लेकिन मुझे सब्ट्रैक्ट करने होते हैं जो उनके अंदर के कॉमन एलिमेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि कॉमन एलिमेंट जब मैं यहां पर एडिशन कर रहा हूं तो वो 2 बार गिने जा रहे हैं, इसलिए उसको सब्ट्रैक्ट करना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट है और बी सेट के अंदर 4 एलिमेंट है, तो इन जनरल मैं क्या सोचूंगा, अगर मुझे ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट है अगर मुझे बताना है, आपको पता है ए यूनियन बी क्या होता है, एडिशन की तरह होता है कि ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, बी सेट के अंदर 4 एलिमेंट है, तो ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट हो जाएंगे? कोई भी बच्चा बोलेगा सर 7 हो जाएंगे, क्योंकि ए यूनियन बी का मतलब क्या है, दोनों सेट के एलिमेंट को इकट्ठा लिख देना। तो अगर आप ए और बी दोनों सेट आपके सामने दिए हैं और आप ए यूनियन बी लिख रहे हो, तो इन जनरल तो हमारे दिमाग में यही आएगा ना कि ए यूनियन बी के अंदर 7 एलिमेंट है। लेकिन जब मैं इन दोनों का एडिशन कर रहा हूं, इसके अंदर के 3 एलिमेंट्स और ये 4 एलिमेंट मैं बोल रहा हूं, तब मैं 1 को 2 बार गिन रहा हूं। समझ रहे हो? 1 को 2 बार गिन रहा हूं, लेकिन हकीकत में हो क्या रहा है, जब मैं ए यूनियन बी का सेट लिख रहा हूं तब तो मैं 1 को एक ही बार ले रहा हूं। तो बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी सिर्फ एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी होना चाहिए, ये क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप? तो उसका रीजन ये है, ये जो रिपीट होने वाले नंबर्स होते हैं इनको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि इनको 2 बार गिना जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट फर्स्ट फॉर्मूला है। अब यहां पर एक केस आता है कि ये जो दिए गए 2 सेट है, अगर ये डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या कि अगर ये इन दोनों के इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आता है, मतलब मैं इसको हटा देता हूं, अगर इन 2 सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, मतलब ये दोनों डिसजॉइंट है, तो ऐसे सिचुएशन में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो 0 आएगा। मतलब नंबर ऑफ, अगर इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी सेट कहां पर लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी हो जाएगा। अगर ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी बन जाएंगे 0, और अगर ए इंटरसेक्शन बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है तो यहां पर तो मैं 0 लिखूंगा, तो इन दोनों में से 0 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, ये एज इट इज रहेंगे। मतलब क्या आ रहा है? मतलब ये आ रहा है कि व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, अगर ए एंड बी दोनों डिसजॉइंट है तो एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला रेड्यूस हो जाता है और बन जाता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। आई बात समझ में? ठीक है, फिर इसके अंदर से आपको इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंटरसेक्शन तो खाली है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इसके अलावा भी कुछ और फॉर्मूले थे जिनको मैं लिखूंगा, फिर हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो बेटा मैंने यहाँ पर 8 प्रॉपर्टीज लिखी है जो रिलेटेड है कार्डिनलिटी ऑफ सेट से, मतलब किसी भी सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, जिसको हम लोग कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बोलते हैं, कि दिए गए सेट में इतने इतने नंबर से, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट पर्टिकुलर सेट इज नथिंग बट कार्डिनल नंबर ऑफ दैट सेट। अब ये जो कार्डिनलिटी है, इससे रिलेटेड ये 8 चीज़ें आपके सामने हैं, जिसमें से पहला रूल तो मैंने अभी समझाया था आपको, और दूसरा भी। तो पहला रूल क्या कहता है कि 2 सेट का अगर आप यूनियन लेते हो तो उसके अंदर कितने एलिमेंट आते हैं, ये कैसे डिसाइड होगा? 2 सेट है जिसका यूनियन लिया जा रहा है, तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं तो वो फाइंड आउट करना है। तो उन 2 सेट्स का सेपरेटली कितने उसके अंदर नंबर्स है उसको ऐड करना है, और उन दोनों के इंटरसेक्शन में जितने नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। और अगर वो 2 सेट डिसजॉइंट सेट्स है फिर तो उनका इंटरसेक्शन 0 आता है, इसलिए ये टर्म हट जाता है, और एन ऑफ ए यूनियन बी सिर्फ इन दोनों का एडिशन बचता है। फिर इसके बाद में ये एक रूल आता है जिसके अंदर अगर एन ऑफ ए माइनस बी है प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेते हो तो ये एन ऑफ ए के बराबर आता है। तो आप लोग इसको खुद वेरीफाई करके देख सकते हो, कोई भी 2 सेट्स लेके, यहाँ पर सेट्स कितने दिखाई दे रहे बेटा? 2 सेट्स है, सिर्फ ए एंड बी। तो आप कोई भी छोटे मोटे भी सेट ले लो, जैसे मान ले ए सेट लेते हैं 1,2 और बी सेट लेते हैं 2,3। ठीक है, अब बात करेंगे ए माइनस बी की। अब ए माइनस बी का आपको मतलब पता है क्या है? ए माइनस बी का मतलब ए सेट लिख दिया, फिर उसमें से बी सेट सब्ट्रैक्ट किया। तो सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? ए में से ऐसे नंबर्स हटा दो जो बी में दिख रहे हैं। तो मुझे
बी में 2 और 3 है, तो इनमें से कौन मुझे ए में दिख रहा है, सिर्फ 2 दिख रहा है, तो 2 को हटा दिया तो बचा कौन, 1। अब ए माइनस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, ओनली 1 एलिमेंट। अब इसके अंदर आपको ऐड करना है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में आपको सिर्फ 2 दिखाई दे रहा है, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, वो भी 1 ही हो गया। ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कितने एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, तो ए माइनस बी इस सेट में भी एक एलिमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी में भी एक ही एलिमेंट है, तो 1 + 1 कितने बन गए, 2। तो क्या ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए के बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो इस तरीके से आप कोई भी 2 सेट लेके इसको वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई मतलब कुछ भी इसके अंदर ऐसी डिफिकल्ट बात नहीं कि जिसको बहुत ज़्यादा सोचना है, बस काम ये करना है कि आपको ये जो कार्डिनलिटी की प्रॉपर्टीज है इनको अच्छे से ध्यान में रखना होगा। वेरिफिकेशन में ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, आप कोई भी सेट्स लेके इसको वेरीफाई कर सकते हो। जैसे मैंने इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए कोई भी 2 सेट लेके ये वेरिफिकेशन मैंने बता दिया, उस तरीके से आप सभी का वेरिफिकेशन लिख सकते हो। जहां जहां कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है वहां वहां यूनिवर्सल सेट आपको डिफाइन करना होगा, ठीक है। बस आप ये ध्यान में रखिए कि इन प्रॉपर्टीज को आप कैसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो जैसे यहां पर ए में से बी सबट्रैक्ट हो रहा है, अब इन दोनों प्रॉपर्टीज में अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कितने एलिमेंट्स है वो लिखे गए हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो 2 सेट है आपके पास ए एंड बी, दोनों के भी इंटरसेक्शन है, तो उनके अंदर कितने एलिमेंट्स है वो लिखे हुए हैं, मतलब दिए हुए हैं। तो इन दोनों में लेफ्ट हैंड साइड में तो ये तो पार्ट कॉमन है। अब बस आपको देखना है कि ए में से बी सबट्रैक्ट हो रहा है, मतलब जिसमें से भी सबट्रैक्ट हुआ जा रहा है वही नतीजा निकल रहा है। यहाँ ए में से बी सबट्रैक्ट किया जा रहा है तो राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए लिखा हुआ है, यहाँ बी में से ए सबट्रैक्ट हो रहा है, ये पार्ट कॉमन है, तो ये किसके बराबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी के बराबर है। तो ध्यान में रखते समय कैसे रखेंगे कि कौन से सेट में से कौन सा सेट सबट्रैक्ट हो रहा है। अगर ए में से बी सबट्रैक्ट हो रहा है तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आएगा, अगर बी में से ए सबट्रैक्ट हो रहा है तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आएगा, बाकी वाला पोर्शन सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखेंगे। आगे बात करते हैं, ये दोनों देखिए एन ऑफ ए माइनस बी हो गया, एन ऑफ बी माइनस ए हो गया, और एन ऑफ ए माइनस बी, एन ऑफ बी माइनस ए, और प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर इन तीनों का एडिशन करते हो तो ये इक्वल होता है ए यूनियन बी के। अब ये भी आप खुद वेरीफाई करके देख सकते हो प्रॉपर्टी। 2 सेट लेना है, ए माइनस बी फाइंड आउट करना है, बी माइनस ए फाइंड आउट करना है। जैसे ए माइनस बी फाइंड आउट करते हो तो आप एन ऑफ ए माइनस बी बता सकते हो। एन ऑफ ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, तो एन ऑफ ए माइनस बी आप निकाल सकते हो, एन ऑफ बी माइनस ए निकाल सकते हो। 2 सेट का इंटरसेक्शन लीजिए, उससे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिल जाएगा, तीनों का एडिशन कीजिए और इसके बराबर आता है कि नहीं, देखिए बिल्कुल आएगा। बात यह है कि आपको इनको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब तीसरा जो लॉ है वो कुछ इस प्रकार का ही है, बस इसके अंदर 3 सेट आते हैं। तो जब भी 3 सेट्स का आप यूनियन की बात करते हो, ए बी सी 3 सेट्स है, इनके यूनियन हम ले रहे हैं, तो इनका यूनियन लेने के बाद उसके अंदर कितने एलिमेंट्स आते हैं ये अगर चेक करना है, मतलब इसके लिए अगर फॉर्मूला बनाना है, इफ़ वी कंपेयर दिस विद द इंडिविजुअलिटी ऑफ सेट, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर कितने एलिमेंट्स है, ये हम इंडिविजुअल सेट्स के अंदर कितने एलिमेंट्स है इससे अगर कंपेयर करना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला है, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी। यहाँ पर भी क्या था, एन ऑफ ए यूनियन बी मतलब दोनों सेट का एडिशन था, फिर उसमें से दोनों का इंटरसेक्शन सबट्रैक्ट किया जा रहा था। यहाँ 3 सेट है तो तीनों का एडिशन होगा, और एडिशन के बाद में तीनों का भी पेयर बना के उनका इंटरसेक्शन सबट्रैक्ट किया जाएगा। मतलब 3 सेट्स है तो ए इंटरसेक्शन बी सबट्रैक्ट होगा, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी, और लास्ट में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब तीनों सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब समझिए तीनों सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है उसकी बात हो रही है, तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐड किए जाएंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको ध्यान में रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण ये 2 फॉर्मूलाज है, ठीक है, ये 2 प्रॉपर्टीज है। इसके अंदर क्या कहा जा रहा है कि आपके पास एक सेट है ए और एक सेट बी भी होगा आपके पास, लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट आपको लेना है। मतलब आपके पास एक सेट है ए और आपके पास दूसरा सेट है जिसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर आप इंटरसेक्शन लेते हो तो आपको मिलेगा एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान से देखना, आप इस फॉर्मूले को ध्यान में कैसे रखना है। अगर आप एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश फाइंड आउट करना चाहते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी डैश फाइंड आउट करना चाहते हो, तो जिसको डैश नहीं है, क्या कह रहा हूं मैं, जिसको डैश नहीं है उसमें से इंटरसेक्शन सबट्रैक्ट होगा 2 सेट का। जैसे मैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश की बात कर रहा हूं तो एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, यहां पर ए का कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो एन ऑफ ए में से वो सबट्रैक्ट हो रहा है। ध्यान में रखने के लिए बता रहा हूं मैं ट्रिक।
अगर एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी की बात हो रही है तो आपको एन ऑफ बी में से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे। कैसे? और आप इसको वेरीफाई करके देख सकते हो अपनी मर्जी से कोई भी सेट लेके। सेट कैसे लेने पड़ेंगे? एक ए सेट लेना होगा, एक बी लेना होगा, और उन दोनों को समा जाए ऐसा यूनिवर्सल सेट लेना है। फिर बी डैश फाइंड आउट करना है। बी डैश फाइंड आउट किया, फिर ए इंटरसेक्शन बी डैश। देखिए मैं खुद इसका प्रूफ इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग जो एग्जाम्पल देखेंगे उसके अंदर हमें सारे वेरिफिकेशन ही करते जाना है। जितने भी ऑपरेशन हम लोग देख रहे हैं इन सभी ऑपरेशंस को लेके इकट्ठा एक साथ हमें इन सबको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं अभी ये वाले इनका वेरिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ। बस आप ध्यान में रखना कि ये दो प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा अहम है और पहले वाली भी बहुत अहम है। तो हो सके तो सभी अच्छे से ध्यान में रखना और बहुत बार लिख लेना ताकि अच्छे से ध्यान में रहे, या फिर कुछ आइडिया खुद ही बना लेना कि जिससे ध्यान में रह जाए। जैसे मैं इसको ध्यान में कैसे रखता हूँ कि अगर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश मुझे लिखना है तो जिसको कॉम्प्लीमेंट नहीं है उसमें से इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट करूंगा। एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी लिखना है तो कॉम्प्लीमेंट किसको नहीं? बी को नहीं, तो एन ऑफ बी में से मैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो इन 8 प्रॉपर्टीज को अच्छे से लिख लेना और याद रखना। अब हम लोग सीधा मूव करेंगे एक्सरसाइज की ओर, जिसके अंदर के पहले 2 क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखे हैं। आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चले बेटा, एक्सरसाइज जो था हमारा उसके अंदर का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अब आपको पूरे ऑपरेशंस ऑफ सेट पता चल चुके हैं कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर क्या दिया है? 3 सेट्स दिए हैं लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हैं और फाइंड आउट करने के लिए कहा है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या? तीनों सेट को इकट्ठा लिखना है, तीनों सेट को एक साथ लिखना है विदाउट रिपीटिंग एलिमेंट्स। और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या मतलब क्या? तीनों में जो भी कॉमन एलिमेंट हो उसको आपको एक साथ लिखना है। ठीक है, तो उस अगर मैं ए यूनियन बी यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मैं तभी लिख पाऊंगा जब मुझे ए बी सी के अंदर कौन से एलिमेंट्स है ये तो पता चले। अब सेट बिल्डर फॉर्म में यही दिक्कत होता है। मैंने शुरुआत में भी आपको कहा था कि सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, आपको ये देखना होता है कि उसको लिस्टिंग मेथड में ही लिखना होता है ताकि आपको समझ में आए कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, तभी जाके आप ये इस तरीके के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ए सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट है कैसे पता चलेगा? तो ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स। ए ऐसे सारे एक्सों का सेट है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब ऐसे एक्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो इस सेट का हिस्सा होंगे। ऐसे सारे x जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो b सेट का हिस्सा होंगे, और ऐसे सारे x जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो c सेट का हिस्सा होंगे। आई बात समझ में? तो इसके लिए हमें इन इक्वेशंस को, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा, और जो भी इसका सॉल्यूशन आएगा वो जो भी x की वैल्यूज आएंगी वो इस सेट की एलिमेंट्स रहेंगे। जो भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वैल्यूज आएगा वो इस सेट का एलिमेंट रहेगा, और जो भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू आएगा वो सी सेट का एलिमेंट रहेगा। तो ए सेट के एलिमेंट हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। 6x² प्लस x माइनस 15। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो 15 इंटू 6 माइनस 90 मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए एंड 1 आना चाहिए इनका एडिशन। तो ऐसे कौन से 2 नंबर है? 10 एंड 9 है। तो प्लस 10 एंड माइनस 9 लिखेंगे तो माइनस 90 मल्टीप्लीकेशन आता है एंड प्लस 1 एडिशन। सो 6x², x को हम लोग स्प्लिट करेंगे 10x माइनस 9x में, माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है? इन दोनों में से कॉमन निकलेगा 2x, तो बचेगा क्या? 3x प्लस 5, माइनस इन दोनों में 3 कॉमन निकल रहा है तो बचेगा 3x प्लस 5 विच इज इक्वल 0। तो 3x प्लस 5 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 5/3 और x इज इक्वल टू 3/2। तो ए सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हो गए? ए सेट के अंदर माइनस 5/3 3/2 ये 2 एलिमेंट मौजूद है। इसी प्रकार से हमें बी सेट के और सी सेट के एलिमेंट लिखने हैं, तो उसके लिए हमें उन इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो 2x² माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो इसको स्प्लिट करेंगे, माइनस 6 मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए। सो 2x² प्लस 6x माइनस x, तो 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6 आता है, 6 माइनस 1 माइनस 5। उल्टा करना होगा, इसको माइनस करना होगा, इसको प्लस करना होगा, क्योंकि माइनस 6x प्लस x माइनस 5x आना चाहिए और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस 6 आता है।
सो दिस इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 2x कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा x माइनस 3। सो x माइनस 3 को आपने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। सो दैट इज x का वैल्यू आपको मिल रहा है 3 और x का वैल्यू आपको मिल रहा है -1/2। तो B सेट के अंदर के एलिमेंट्स कौन कौन हो गए, 3, -1/2। ठीक है, अब बात करते हैं C सेट के एलिमेंट की। तो उसके लिए आपको इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना होगा। तो इस क्वाड्रेटिक को मैं सॉल्व करता हूँ, इधर करेंगे 2x स्क्वायर -x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो 3 इंटू 2 -6, सो 2x स्क्वायर -3x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो इन दोनों में से x को कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2x माइनस 3 प्लस 1 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3 कॉमन निकल गया, ब्रैकेट के अंदर बचा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो x का वैल्यू आपको मिल गया 3/2 -1। तो C सेट के अंदर एलिमेंट हो गए 3/2 -1। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, इस सब क्वाड्रेटिक को जो सॉल्व किया इसको हटा देता हूँ, सिर्फ सेट लिखता हूँ। ठीक है, और फिर हम लोग करेंगे यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब देखना A सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, A सेट में एलिमेंट है -5/3 3/2। B सेट के अंदर एलिमेंट है 3 -1/2 एंड C सेट के अंदर एलिमेंट है 3/2 -1। ठीक है, जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा था उसी को हमने लिस्ट मेथड में लिख दिया। अब बात करते हैं पहले वाले को सॉल्व करने की, A यूनियन B यूनियन C का। ये भी तो एक सेट ही है, A यूनियन B यूनियन C भी एक सेट है, लेकिन वो ऑब्टेन कैसे हो रहा है, तो तीनों के एलिमेंट्स को एक साथ लिखने से। तो A के अंदर के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे -5/3 3/2, दोनों भी एलिमेंट्स लिख दिए। फिर B के अंदर के सारे एलिमेंट्स लिखना है 3 -1/2। फिर C के अंदर के सारे एलिमेंट्स लिखना है 3/2 -1। लेकिन अगर आप देखेंगे तो 3/2 दो बार आ रहा है, तो एक वाले को हटा देंगे क्योंकि एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते बस। तो A यूनियन B यूनियन C में कितने एलिमेंट्स हो गए, 5 एलिमेंट्स। अब बात करते हैं बेटा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C की। तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का क्या मतलब होता है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का मतलब है कि तीनों सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है उनको लिखना है। ध्यान रखना, ऐसा नहीं करना, तीनों में भी वो एलिमेंट होना चाहिए, तभी वो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C सेट का हिस्सा हो सकता है। जैसे A सेट के अंदर ये है दोनों, अब कोई ऐसा एलिमेंट आपको दिख रहा है जो तीनों में भी मौजूद है, -5/3 इसके अंदर है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, 3/2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो मतलब ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं जो तीनों सेट में मौजूद है। इसका मतलब A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C जो सेट है वो एम्प्टी सेट है, मतलब तीनों सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं जो तीनों को कॉमन हो। तो इस तरीके से ये हमने सॉल्व कर लिया है। आगे का क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। चलिए बेटा, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यूनियन का नॉलेज होना ज़रूरी है, इंटरसेक्शन का नॉलेज होना ज़रूरी है एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सेट्स का भी नॉलेज होना ज़रूरी है, जो कि हमने ऑलरेडी देख रखा है। अब ये जो ABC 3 सेट्स है ये कैसे बने हैं, तो A सेट जो है वो कॉलेज इस वर्ड के अंदर के लेटर्स को लेके बनाया गया है, B सेट जो है मैरिज वर्ड के लेटर से लेकर बनाया गया है एंड C सेट जो है वो लगेज इस वर्ड के अंदर के लेटर्स को लिखकर बनाया गया है। तो तीनों सेट्स को हम सबसे पहले लिख लें। A सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो लेटर्स ऑफ द वर्ड कॉलेज के हैं, तो C हम लोग लिखेंगे, O लिखेंगे, L दो बार आया है तो एक ही बार लिखेंगे, E लिखेंगे, फिर G लिखेंगे, फिर E आया है तो पहले लिख रखा है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं। तो एक्चुअल में कॉलेज वर्ड के अंदर 4 और 3 7 लेटर है, लेकिन सेट के अंदर 5 ही आए क्योंकि बाकी 2 रिपीटेड है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। देन B जो सेट है वो बना हुआ है लेटर्स फ्रॉम द वर्ड मैरिज, मैरिज वर्ड के अंदर के लेटर्स को लिखकर ये बनाया गया सेट है। तो M आएगा, A आएगा, R दो बार है सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, I लिखेंगे, फिर A ऑलरेडी लिख रखा है, फिर G लिखेंगे, फिर E लिखेंगे। तो ये बन गया आपका मैरिज। तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स है, लेकिन सेट के अंदर 6 ही आए क्योंकि बाकी 2 रिपीटेड है। फिर C सेट है आपके पास जिसके अंदर एलिमेंट्स है LUGGE, तो L एक बार लेंगे, फिर U लिया, फिर G एक ही बार लेंगे, फिर A लेंगे, फिर G लेने की ज़रूरत नहीं, E ले लिया।
अब असल में हमें क्लैरिटी हो चुकी है कि ये तीनों सेट्स कैसे दिखते हैं। अब हमें क्या करना है, ये वेरीफाई करना है, ये जो लिखा हुआ है इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे किया जाता है, तो LHS में जो सेट दिखाई दे रहा है उसको फाइंड आउट करना होता है, और RHS में जो सेट दिखाई दे रहा है उसको फाइंड आउट करना होता है, और देखना होता है क्या वो दोनों सेट इक्वल है। सेट इक्वल कब होते हैं, जब दोनों सेट के अंदर के एलिमेंट एग्जैक्टली सेम हो। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन करने का मतलब देखिए, इसके आगे भी जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो वेरिफिकेशन वाले ही है। क्वेश्चन वेरिफिकेशन के इसलिए दिए हैं ताकि वो देखना चाहते हैं कि आप लोगों को ऑपरेशंस कितने अच्छे से समझ में आए। अब जैसे ये वेरीफाई करना है तो आपको ये लेफ्ट हैंड साइड का सेट फाइंड आउट करना होगा, लेकिन उसके लिए आपको यूनियन ऑफ टू सेट पता होना चाहिए एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सेट पता होना चाहिए, तभी जाके ये बड़ा वाला सेट फाइंड आउट कर पाएंगे आप। तो अब ये जो सेट है, ये सेट कैसा है, बेसिकली A माइनस B यूनियन C वाला सेट है। तो सबसे पहले आपको B यूनियन C फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो मैं B यूनियन C निकालता हूँ। अब B यूनियन C जो मैं सेट लिखूंगा तो B और C का यूनियन करना है, तो पहले B के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे M A R I G E, तो B के सारे एलिमेंट्स लिखे। अब बात करेंगे C के एलिमेंट्स की, तो L U G A E, क्या मैंने कोई रिपीट एलिमेंट लिखा है तो उसको हटा देंगे, E रिपीट किया है तो इसको हटाया, फिर A भी रिपीट किया है इसको भी हटा दिया, फिर G भी रिपीट है इसको भी हटा दिया। अब ठीक है, तो ये हमारे सारे हो गए आखिरी। देखो, अगर एक भी लेटर आप गलत लिखते हो या फिर रिपीट करते हो तो ये वेरीफाई होगा नहीं। आपको यहाँ पर आंसर ढूंढना नहीं, आंसर आपके सामने है कि ये इसके इक्वल है, ये दोनों सेट इक्वल है। तो दोनों सेट अगर आपके इक्वल नहीं आते, एक भी एलिमेंट मिस कर जाता है, तो समझ लेना कि आपने या तो किसी ना किसी ऑपरेशन में गड़बड़ किया है, यूनियन लिखने में गड़बड़ किया होगा, सब्ट्रैक्शन करने में, कुछ भी हो सकता है। अब आपने B यूनियन C फाइंड आउट कर लिया है, तो A सेट में से B यूनियन C को सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब अब हमें फाइंड आउट करना है A माइनस B यूनियन C। तो A माइनस B यूनियन C कैसे लिखा जाता है, लिखेंगे A सेट लिखेंगे सबसे पहले COLEG माइनस B यूनियन C आपके ऊपर ही है, मैं लिखता नहीं हूँ। A माइनस B यूनियन C का मतलब क्या होता है बेटा, A सेट में से उन एलिमेंट को हटा देना जो B में मौजूद है। मतलब B और A के जो कॉमन एलिमेंट है उनको हटा देना जो A के अंदर मौजूद है। जैसे देखिए, अब क्या C आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, O दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, L दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, तो L को इसके अंदर नहीं रखेंगे। A में से B यूनियन C को हटाना है, मतलब A के अंदर B यूनियन C के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हटा देना है। तो L जो है वो B यूनियन C के अंदर मौजूद है, तो A में से उसको निकाल दिया, क्योंकि A में से B यूनियन C को हटाना है, तो L को हटा दिया। क्या E इसके अंदर दिख रहा है, दिख रहा है, तो E हटा दिया। क्या G दिख रहा है, दिख रहा है, तो इसको भी हटा दिया। तो बचा क्या आपके पास, A माइनस B यूनियन C में आपके पास बच गए सिर्फ दो एलिमेंट, दैट इज C एंड O। तो A माइनस B यूनियन C आपको मिल चुका है ये वाला। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया है। मतलब LHS में जो सेट लिखा है वो आपके सामने है। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड में जो सेट लिखा है उसकी। तो मुझे A माइनस B लिखना है। A माइनस B कैसे लिखा जाएगा बेटा, A माइनस B, A माइनस B मतलब ऐसा सेट कि A में से B के एलिमेंट को हटाना है। A में से जो B वाले एलिमेंट है उनको हटाना है। तो B में कौन है, M दिख रहा है इसके अंदर, M नहीं, A दिख रहा है, A नहीं, R नहीं, I वो भी नहीं, G दिख रहा है, हटाओ उसको, E को भी हटा दो। A में से B वाले एलिमेंट्स को हटाना है, मतलब ऐसे एलिमेंट जो A में है और B में भी है। तो B के ऐसे एलिमेंट जो A में दिख रहे हैं उनको हटा दो। तो कौन बचा, A माइनस B में C O एंड L बच गया। तो A माइनस B तो निकल गया। अब A माइनस C की बारी है, तो A में से C के एलिमेंट हटाने हैं, तो L अब ये इसको एज इट इज लिख देता हूँ मैं, L हटा दो A को, U G हटा दो G को, E को हटा दो, बचा कौन, C O, बस दो ही बचे। अब क्या करना है, इस सेट का और इस सेट का दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। मतलब A माइनस B का A माइनस C के साथ में इंटरसेक्शन लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इंटरसेक्शन, तो C एंड O इन दोनों को लिखना है। ठीक है, तो बन गया आपका इंटरसेक्शन C, O। अब इसको इक्वेशन 2 कहेंगे। तो राइट हैंड साइड का आपका ये सेट था जिसको आपने लिख दिया, जिसके अंदर दो एलिमेंट है C एंड O, और लेफ्ट हैंड साइड में आपका ये सेट था जिसके अंदर एलिमेंट है C, O। तो क्या दोनों के एलिमेंट आपको सेम दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल सेम है। इसमें भी दो एलिमेंट है, इसमें भी दो एलिमेंट है, इसमें जो दो एलिमेंट है वही दो एलिमेंट इसमें, मतलब ये सेट और ये सेट दोनों इक्वल है।
इसका मतलब ये चीज़ वेरीफाई हो गई, मतलब जो भी उन्होंने लिखा है बिल्कुल सच लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। अगर आप चाहो तो बाकी बचा हुआ क्वेश्चन 5 एंड 6 भी कर सकते हो। ठीक है, टाइम कितना हुआ है? चलिए 50 मिनट हो रखे हैं, तो मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ पर रुक जाऊँ। अब नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा सेट के ऊपर, उसमें पूरे एग्जाम्पल रहेंगे बचे हुए, और फिर उसके बाद के जितने भी सेट्स के वीडियोस बनेंगे उसमें जेई मेंस का जो बुक है उसमें से, सेंगेज वाला जो बुक है उसमें से मैं एग्जाम्पल डिस्कस करूँगा। ठीक है, चलिए बाय।